चलिए शांत हो जाइए अब। और कहाँ तक बता? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ याद आ गया। हाँ ध्यान दीजिए अब। पिछले क्लास में हम ग्रेविटेशन का जिक्र किए थे और ये समझे थे कि ग्रेविटेशन क्या है। उसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी इसके बारे में समझे थे। और क्या हुआ? परेशान आत्मा है, क्या क्या बोलते हैं। इन दो जी के बारे में बात किए थे, बड़ा जी छोटा जी। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान जो होता है 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल जी है ये एक प्रकार का कांस्टेंट था, जिसका मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने निकाला, लेकिन उसके बाद कई बार उसके मान में संशोधन होता गया और आज जो पूरे विश्व में जी का स्वीकृत मान है वो यही है। और इसके मान में बदलाव नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं पर चले जाएं, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इस मान में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये जो स्मॉल जी है ये एक प्रकार का एक्सीलरेशन है। अब जानते हैं कि पृथ्वी हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और उसे अपने केंद्र की तरफ खींचती है। और न्यूटन का कहना है कि जब भी बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने से जो त्वरण उस वस्तु में उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं क्या जी? यही कौन है मोबाइल वाली? अल्लाह, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तो अल्लाह मत करिए। मास्क वाली खड़ा हो जाओ। एडमिशन ले ली है? हाँ निकलो निकलो, फर्स्ट डे है तो निकलो क्लास से, निकालिए इसको क्लास से, निकलिए ना। आप दूसरा कोचिंग में जाइए, पढ़िए। यहाँ पर आपका जगह नहीं है, हम आपको पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, निकल जाइए क्लास से। आराम से इनको निकलने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो जी क्या है?
एक्सीलरेशन है। जी क्या है? एक्सीलरेशन है। और यह एक्सीलरेशन क्यों उत्पन्न होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका भी हम लोग मान निकाल चुके हैं, इसका भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। जी बराबर होता है GM बटे आर स्क्वायर। जी बराबर GM बटे, जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है, M पृथ्वी का द्रव्यमान और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो G बराबर GM बटे आर स्क्वायर, G बराबर GM बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका हम लोग मान भी निकाले थे, कितना? इतना। लेकिन G का मान जो है, इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी इस गुरुत्वीय त्वरण का जो यह मान है, इस गुरुत्वीय त्वरण का जो यह मान है, यह मान जो है यह बदलते रहता है। पृथ्वी के संपूर्ण सतह पर G का यह मान एक समान नहीं रहता है, कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम होता है। तो आइए इसी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि G के मान में एक रूपता नहीं रहने का क्या कारण है और इस G के मान में किस प्रकार से बदलाव होते रहते हैं, किस प्रकार से बदलाव होते रहते हैं। बात समझ गए? सबसे पहले समझिए कि ज्यों ज्यों हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाते हैं, तो G का मान में कमी आ जाता है। पृथ्वी के सतह के जो जो ऊपर जाते हैं तो G के मान में क्या आता है? कमी आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो आप मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और यह पृथ्वी की त्रिज्या है, यह पृथ्वी का केंद्र है और यह पृथ्वी का त्रिज्या है। तो जो जो आप पृथ्वी के सतह के ऊपर जाएंगे तो इस आर का मान क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा ना। G बराबर GM बटे आर स्क्वायर, जिसका मान 9 और अगर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो R के मान में क्या होते जाएगी, और अगर R के मान में वृद्धि होगी तो G के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी ना। मान लीजिए कि दोस्तों कि यह H ऊंचाई पर कोई वस्तु पृथ्वी से H ऊंचाई पर है, तब उसके लिए दोस्तों G बराबर हो जाएगा GM बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। और R प्लस H का निचला वाला बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। बात समझ गए ना। तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर G के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। G के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्लियर? जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जाएंगे G के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो शून्य हो जाएगी, यानी G खत्म, यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम करना खत्म। बात समझ गए ना। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण काम करता है? नहीं करता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर G के मान में क्या होती है? पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर G के मान में क्या आती है? कमी आती है। और ये कमी का कारण आप समझे कि नहीं समझे? क्योंकि G बराबर GM बटे ऊपर जाने पर क्या हो रही है? इसलिए G के मान में कमी आ रही। अब आपसे कोई पूछेगा कि सोनू के छत पर G का मान अधिक होगा या एवरेस्ट के चोटी पर? किस पर? इसका मतलब मान लिए कि सोनू का छत एवरेस्ट से नीचे है ना।
स्वाभाविक है, अंदाजा लगे कि एवरेस्ट ऊंचाई तो छत की हो नहीं सकती है, तो निश्चित तौर पर एवरेस्ट के चोटी पर छत के तुलना पर जी का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत अधिक है। क्लियर हो गया? तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जी के मान में कमी होगी। जी बराबर क्या होता है, जीएम बटे, जी बराबर क्या होता है, जीएम बटे आर स्क्वायर। दूसरा कि पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर आर के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो जी के मान क्या होगा, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर जी आर के मान में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जी का मान क्या होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर भी जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। अब होता क्या है, तो जो जो आप पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं, यह पृथ्वी का तिरजिया है, यह पृथ्वी का क्या है, तिरजिया है, यह पृथ्वी का तिरजिया। अब मान लीजिए कि आप कुछ नीचे चले गए, इतना नीचे आ गए, तो जो जो आप पृथ्वी के नीचे जाते हैं, पृथ्वी आपके लिए छोटा होते जाता है। समझे कि नहीं समझे? और तिरजिया से ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे हमने एच ऊंचाई नीचे आ गए, अब ये हमारे लिए पूरी पृथ्वी नहीं रहेगा, हमारे लिए पृथ्वी अब ये है, और नीचे जाएंगे तो पृथ्वी और हमारे लिए क्या होते जाएगी। तो जो जो हम पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं तो निश्चित तौर पर तिरजिया घटता है, लेकिन उसके बनिस्पत कई गुना ज्यादा उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। यानी पृथ्वी के नीचे जाने पर पृथ्वी छोटा होते जाता है, पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान इस वस्तु पर प्रभावी नहीं होता, और फलस्वरूप नीचे जाने पर भी जी के मान में क्या होते जाती है। और नीचे जाते जाते अगर पृथ्वी के केंद्र पर हम पहुंच गए, नीचे जाते जाते अगर पृथ्वी के केंद्र पर हम पहुंच गए, तो पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। केंद्र पर पृथ्वी खत्म, m0 तो सब कुछ 0। क्लियर है? बात को समझे कि नहीं समझे? तो पृथ्वी के सतह पर जी का औसत मान कितना होता है, लेकिन यह मान पृथ्वी के संपूर्ण सतह पर एक समान, इस जी के मान में लगातार बदलाव होते रहते हैं। लगातार जब हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जाते हैं तो जी के मान में कमी आती है, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर भी जी के मान में कमी आती है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए दोस्तों, अभी तो आप देखे हैं कि ऊपर जाए नीचे जाए घटेगा। ऊपर जा रहे थे तो क्यों घटा, नीचे आ रहे थे क्यों घटा, कारण समझ गए कि नहीं? केंद्र पर जाने पर 0 क्यों हो गया, इसको समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है जी? कोई दिक्कत होने भी नहीं देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि पृथ्वी जो है वह पूरी तरह से गोल भी नहीं है। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। उसकी ध्रुवीय त्रिज्या
57 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। विषुवत रेखा समझते हैं ना, ठीक है ना। विषुवत रेखा ये हुआ, ठीक है, जो पृथ्वी को आधा आधी, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ध्रुवीय रेखा कहेंगे। ये उत्तरी ध्रुव, ये तो पृथ्वी का ध्रुवीय त्रिज्या मात्र कितना है? 6300, जबकि विषुवत रेखीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर। 6378 किलोमीटर। क्लियर? जी बराबर क्या होता है? GM बटे। तो होता क्या है कि जी का महत्तम मान, जी का महत्तम मान कहां पर होता है? ध्रुव पर। क्यों? तो ध्रुव पर आर का मान क्या है? कम है। एक कथन और लिख देते, जी का न्यूनतम मान, जी का न्यूनतम मान कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के सतह पर, संपूर्ण सतह पर जी का मान एक समान, इस जी का मान ध्रुव पर जाकर क्या हो जाता है? महत्तम, और विषुवत रेखा पर आकर, ध्रुव पर जाकर, अब विषुवत रेखा पर आकर न्यूनतम हो जाता। ऐसा क्यों? तो ध्रुव पर आर का मान क्या है? कम है। ध्रुव पर आर का मान क्या है? कम है। ध्रुव पर आर का मान यानी कि यहां रख दीजिएगा वस्तु को, तो वहां पर जी सबसे ज्यादा लगेगा, और यहां पर बीच में रख दीजिएगा तो जी सबसे कम लगेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा आर के मान में जहां आर ज्यादा रहेगा जी क्या हो जाएगा? और आर ज्यादा कहां पर है? विषुवत रेखा पर। जहां आर का मान कम रहेगा वहां जी क्या होगा? और कम है कहां पर? ध्रुव पर। कम कहां पर है? तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, क्योंकि ध्रुव पर आर का मान कम होता है। आर का मान कम होगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर आर क्या है? अधिक है। आर क्या है? अधिक है। मैथ वाला दिमाग लगा रहे हैं ना? क्लियर हो गया? समझ गए? तो जी का महत्तम मान कहां होता है? न्यूनतम मान कहां होता है? महत्तम मान, न्यूनतम मान। जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होने का कारण है जी की विषुवत रेखा पर त्रिज्या का अधिक होना। जी का महत्तम मान ध्रुव पर होने का कारण यह है कि ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया? अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान क्रमशः, एक व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान क्या है? और विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ते जाएगा। फिर पलटा कर पूछेगा कि अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो जी का मान क्या होगा? क्या होगा? घटते जाएगा। क्लियर? और जी का महत्तम मान थोड़ा नोट में सुधार कर लीजिए, 9.83 होता है। जी का न्यूनतम मान 9.78 होता है। विषुवत रेखा पर जी का न्यूनतम मान 9.78, जबकि महत्तम मान 9.83। नोट में शायद 8.5 दे दिया है, तो 8.5 को क्या कर लेंगे? 8.3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 8.3 कर लेंगे। क्लियर? जी का औसत मान 9.8 होता है। जी का महत्तम मान
9 जी का न्यूनतम मान, जी का औसत मान। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जी के मान पर, जी के मान पर पृथ्वी के घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन का भी असर पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार क्या हो रही है? घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, जो उसका परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो उसका परिक्रमण गति कहलाता है, और अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है वो घूर्णन गति कहलाता है। तो जी के मान पर घूर्णन गति का भी असर पड़ता है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसका भी असर पड़ता है। किसके मान पर? जी के मान पर। उसका भी असर पड़ता है जी के मान पर। अब घूर्णन गति जी के मान को किस तरह से प्रभावित करेंगे वो प्रूव्ड होता है कैलकुलस के आधार पर, इसीलिए हम इसको प्रूव्ड नहीं कर सकते हैं। अब 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पढ़े होंगे तो वहां प्रूव्ड हुआ होगा, लेकिन हम आपके सामने उतने विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर जी के मान को पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आपको याद रखना, जी के मान और पृथ्वी के घूर्णन गति का संबंध जो है वो कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का इनवर्स प्रोपोर्शनल का है। व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल का है। और व्युत्क्रमानुपाती संबंध जानते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी उल्टा संबंध। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान, पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने घूर्णन गति को बढ़ा देगा तो जी के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और घूर्णन गति घटा देगा तो जी के मान में, यानी जी के मान और पृथ्वी के घूर्णन गति के बीच का संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। और सीधा संबंध नहीं है व्युत्क्रमानुपाती का, बस हम याद रखने के लिए आपको बता रहे। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति को बढ़ा देगी तो जी के मान में, और अगर पृथ्वी अपने घूर्णन गति को बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान का 17 गुना अधिक बढ़ा लेगा तो जी का मान घटते 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 क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन विषुवत रेखा पर सुनोगा, ध्रुव पर जितना है उतना ही। अगर पृथ्वी अपने घूर्णन गति को वर्तमान का 17 गुना कर देगा तो विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ के बातों को। चलिए, ये जावेद राजा इमोजी ऐसा काहे बना रहे हैं? डर गए हैं। क्लियर हो गया? तो जी के मान में कैसे कैसे बदला हुआ देख लिए। पहला, जी के मान में बदला, जी के मान में बदला। पहला, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। तीसरा, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? चौथा, जी का महत्तम मान कहां पर होगा? जी का न्यूनतम मान कहां पर होगा? कहां होगा? क्लियर?
पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा? 0। जी का महत्तम मान कहां पर? ध्रुव पर। जी का महत्तम मान 9.83 मीटर प्रति सेकेंड। जी का न्यूनतम मान कहां पर? विषुवत रेखा पर। कितना 7-8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? बात समझ गए? अब जी के मान पर क्या पृथ्वी के घूर्णन गति का भी असर पड़ता है? जी के मान और घूर्णन गति के बीच का संबंध, अगर पृथ्वी अपने घूर्णन गति का मान घटाएगा तो जी का मान, अब देखिए पृथ्वी पर जी का मान बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते अधिकतम उतना ही होगा जितना कहां पर है? ध्रुव पर है। घटते घटते 0 हो जाएगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते अधिकतम उतना ही होगा जितना ध्रुव पर है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। क्लियर? बात समझ गए? समझ गए। यहीं से अब आपका प्रश्न आएगा और बिल्कुल आपका बनेगा। क्लियर? एक बार नोट में पढ़िए तो जितनी बात बताएं उतनी बात लिखा हुआ है कि नहीं है? देखिए तो एक करब पॉइंट नंबर 3 को देखिए मिस्टर थोड़ा। अच्छा 3 नंबर, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक तो है? जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता। सही न है? भूमध्य रेखा पर जी का मान 9.78। हाँ, भूमध्य रेखा 3 नंबर में थोड़ा मिस्टेक है। हाँ, अब देखिए घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। अब घूर्णन गति बंद कर दिया तो जी का मान बढ़ते 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 हर जगह किसके बराबर हो जाएगा? ध्रुव के बराबर हो जाएगा। चलिए पुरुषोत्तम कर रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन पर जी के मान नहीं समझ में आया। आपको पहले बताया कि घूर्णन गति जी के मान को किस तरह से प्रभावित करती है, इसको समझने के लिए कैलकुलस का ज्ञान होना जरूरी है। उतने डीप में हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपको याद रखने का एक बेहतरीन बात बताए कि आप याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। आपको उतने डीप में जाकर एग्जाम कभी नहीं पूछेगा। यानी घूर्णन गति जी के मान को कैसे कैसे प्रभावित करती है, ये हमारे बताने के बस से क्या है, बाहर है। ठीक है ना? अब देखिए जो नहीं है वो नहीं है और उतना जानना भी नहीं है। अब कहेगा फिजिक्स पढ़ना, ऐसी वर्मा लेकर सॉल्यूशन थोड़े करवाने लगेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान न्यूनतम? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होने का कारण विषुवत रेखीय त्रिज्या का अधिक होना। विषुवत रेखीय त्रिज्या का अधिक होना। क्लियर? आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पर। फ्री
फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। अब क्या समझना है? फ्री फॉल मोशन, इसको कहते मुक्त पतन, मुक्त पतन गति, मुक्त पतन, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहा जाता है। फ्री फॉल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहा जाता है। अब फ्री फॉल मोशन क्या है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम कुछ बल लगाकर वस्तु को पृथ्वी के सतह के ऊपर फेंकते हैं, जब हम कुछ बल लगाकर किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह के ऊपर फेंकते हैं, तो ज्यों ज्यों वस्तु ऊपर जाती है तो उसका वेग क्या होते जाता है? घटता जाता है। उसका वेग क्या होता है? किसी वस्तु को कुछ बल लगाकर जब हम सीधे ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु ज्यों ज्यों ऊपर जाती है तो उसका वेग क्या होते जाता है? घटते जाता है। क्या होते जाता है? घटते जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हर एक वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्व बल लगाती है। पृथ्वी क्या लगाती है? और चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, गुरुत्व बल बराबर होता है G(m)(m) बटे R स्क्वायर। जो m पृथ्वी का द्रव्यमान है और m जो है वस्तु का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत व्यापक है, इसीलिए F का भी मान बहुत। तो जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर ऊपर फेंकते हैं तो जो जो वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो उसका वेग क्या होते जाता है? उसका वेग क्या होते जाता है? घटते जाता है। उसका वेग क्या होते जाता है? घटते जाता है। क्यों? तो ऊपर जाने वाली वस्तु को पृथ्वी गुरुत्व बल के द्वारा अपने केंद्र के तरफ खींचती है, और अगर पृथ्वी ऊपर जाने वाली वस्तु को केंद्र की तरफ खींचेगी, अर्थात पृथ्वी उस वस्तु पर गुरुत्व बल लगाएगी, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जिस त्वरण को क्या कहते हैं? जी। तो ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए जी क्या हो जाता है? यानी किस रूप में काम करने लगता है, और वेग क्या होने लगता है? घटने लगता है। धीरे 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 महत्तम ऊंचाई पर जाकर उसका अंतिम वेग, जब उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है, तब वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन क्या होती है? नीचे गिरती है। और जब नीचे गिरती है तो उसका वेग क्या होता है? वेग बढ़ता जाता है। उसका वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है। उसका वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपनी तरफ खींच रही है। अब पृथ्वी अपनी तरफ जो खींच रही है, उस खींचे हुए बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो जी, और नीचे आते समय वो क्या हो जाता है? प्लस। यानी ऊपर जाते वक्त जी जो है मंदन के रूप में काम करता है, नीचे आते वक्त जब किसी वस्तु में मंदन होगा तो उसका वेग क्या होते जाएगा? त्वरण होगा तो वेग क्या होते जाएगा? तो जब किसी वस्तु पर आप बल लगाकर पृथ्वी के सतह के ऊपर फेंकेगा तो ऊपर जाते जाते उसका वेग क्या होगा? महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग, और जब वेग 0 हो जाएगा उसके बाद वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिरतेगा। नीचे गिरते समय उसका वेग क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ऊपर जाकर पुनः नीचे आने की जो गति है, इसी को कहते हैं क्या दोस्तों? फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल, ऊपर जाकर नीचे आने की जो गति है उसी गति को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, फ्री फॉल मोशन में दोनों टर्म शामिल है, ऊपर जाना भी और ऊपर जाकर नीचे, ऊपर जाना भी और ऊपर जाकर नीचे आना भी। क्लियर?
समझ गए? फ्री फॉल मोशन, इसी को कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर हो गया? जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी के सतह के ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग क्या होगा? वेग घटते घटते अंततः महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग क्या हो जाएगा? महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 होने के बाद वस्तु नीचे की तरफ जब गिरेगी तो उसका वेग क्या होगा? अर्थात ऊपर जाते जाते वेग क्या होता है? घटता है। नीचे आते आते वेग, ऊपर जाते समय वेग इसलिए घटता है कि त्वरण किस रूप में काम करने लगता है, और नीचे आते वक्त वेग बढ़ता है। इसी ऊपर जाकर पुनः नीचे आने की गति को क्या कहते हैं? ऊपर जाकर पुनः नीचे आने की गति को क्या कहते हैं? फ्री फॉल मोशन में दोनों टर्म शामिल है। केवल एक तरफ की गति को फ्री फॉल मोशन नहीं करेंगे, नहीं कह सकते हैं। फ्री फॉल मोशन में ऊपर जाना भी शामिल है और ऊपर जाकर नीचे, समझे? कोई दिक्कत? फ्री फॉल मोशन समझ गए ना? कुछ है ही नहीं, ऊपर जाना नीचे आना ही क्या है? फ्री फॉल मोशन है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्री फॉल मोशन में, फ्री फॉल मोशन में जब वस्तु ऊपर जाती है तो वस्तु ऊपर जाती है, उसके लिए गति समीकरण में क्या बदलाव होता है? तो अगर वस्तु ऊपर जा रही है, सीधे ऊपर जा रही है, तो v बराबर क्या होता है? ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए बदलकर v बराबर होता है u माइनस gt। गति समीकरण ये तो बता चुके हैं कि v बराबर u प्लस ए टी बी अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, t समय। लेकिन फ्री फॉल मोशन में जब ऊपर जा रही हो वस्तु, उसके लिए v बराबर क्या होता है? u माइनस। अब यहां पर माइनस इसीलिए आ गया कि वस्तु जा रही है ऊपर, और उसके लिए g क्या हो जाता है? इसीलिए यहां पर क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक तरह फ्री फॉल मोशन में ऊपर जाने के समय v² बराबर u² प्लस 2a, यह समीकरण बदलकर हो जाता v² बराबर v² माइनस 2gh। s के जगह कौन ले लिया? a के जगह कौन ले लिया? अब माइनस क्यों हो गया पता है ना? ठीक उसी तरह s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बदलकर हो जाता है h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब फ्री फॉल मोशन हो तो ऊपर जाते समय गति समीकरण में बदलाव होकर यह गति समीकरण लागू होता है। यानी इस गति में यह समीकरण लागू ना होकर कौन लागू होगा? ये। ऊपर की तरफ गति में यह समीकरण लागू नहीं होकर लागू होगा ये समीकरण लागू ना होकर लागू होगा ये। क्लियर? अब इनका उपयोग कहां होगा? वो तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तब इसका व्यापक उपयोग होगा। और न्यूमेरिकल लास्ट में है ना, 2 नंबर का एक एक करके सॉल्यूशन करवाए थे। तो चैप्टर समाप्त होने दीजिए, फिर इस चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल हम आपको क्लास में करवाएंगे। क्लियर? अब देखिए, फ्री फॉल मोशन में ऊपर जाते समय गति समीकरण में क्या बदलाव हुए वो आप समझ गए। फ्री फॉल मोशन में ऊपर जाते समय गति समीकरण में क्या बदलाव हुए आप समझ गए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि फ्री फॉल मोशन में जब वस्तु क्या रहा हो तब v बराबर u प्लस बदल कर होगा v बराबर u प्लस जी टी। अब प्लस इसलिए कि वस्तु नीचे आ रही है और g इसके लिए क्या हो जाएगा?
उसके बाद बी स्क्वायर बराबर 2a, यह बदलकर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, एस बराबर यूटी प्लस, ये बदलकर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ओ सॉरी, बी बराबर यू प्लस यूटी प्लस हाफ, और यहां गलती है, सॉरी यहां गलती है, यू और एस के जगह एच होगा, एस के जगह एच होगा, ठीक है, एस के जगह एच होगा। तो फ्री पोल मोशन में जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है और जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, तब गति समीकरण में क्या बदलाव आते हैं आप समझ गए ना। बहुत बड़ा कोई बदलाव तो हो नहीं रहा, आप आसानी से समझ रहे होंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो फ्री पोल मोशन क्या समझ गए ना, सीधे ऊपर जाकर पुनः नीचे आने की जो गति है वही क्या कहलाता है। फ्री पोल मोशन में वस्तु जब ऊपर की ओर जाती है तो उसका वेग क्या होता है, घटते जाता है। फ्री पोल मोशन में वस्तु जब महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करता है तो उसका वेग 0 हो जाता है। फ्री पोल मोशन में जब वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उसका वेग घटते जाता है कि बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर। अब तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि फ्री फॉल मोशन में ऊपर जाना और नीचे आना दोनों शामिल है। फ्री फॉल मोशन में, फ्री फॉल मोशन में मुक्त पतन गति में ऊपर जाना और नीचे आना दोनों शामिल है। अब फ्री फॉल मोशन में ऊपर जाना नीचे आना दोनों शामिल है। अब यहां पर हमें 4 चीज का पता करना पड़ेगा। पहला कि अगर वस्तु ऊपर जाती है तो ऊपर जाने में उसे कितना समय लगेगा, ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। फिर हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर वस्तु ऊपर गई है तो कितना ऊपर गई है। पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि फ्री फॉल मोशन में ऊपर जाने में कितना समय। दूसरा यह पता लगाना पड़ेगा कि कितने ऊंचाई तक वस्तु गई है। तीसरा यह पता लगाना पड़ेगा कि ऊपर जाकर नीचे आने में कितना समय लगता है, ऊपर जाकर नीचे आने में कुल कितना समय लगता है। अब फिर हम यह पता लगाएंगे कि नीचे आने में कितना समय। तो कुल कितने चीज आप पता करने वाले, 4। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर फ्री फॉल मोशन में वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लगता है। फ्री फॉल मोशन में वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय कितना है। तो मान लीजिए किसी वस्तु को हम ऊपर फेंक दिए और इसका प्रारंभिक वेग कितना है, मान लिए। चूंकि वस्तु ऊपर जा रही है लेकिन पृथ्वी तो उसे अपनी तरफ खींचेगी, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी तो उसके कारण त्वरण जो उत्पन्न होगा वो भी पृथ्वी की ओर काम करेगा। तो त्वरण करेगा पृथ्वी की ओर काम। अब वस्तु जा रही है तो इस वस्तु के लिए त्वरण क्या हो जाएगा, और महत्तम ऊंचाई पर जाकर वस्तु का वेग 0। अब v बराबर u माइनस
GT इस वस्तु के लिए, या V बराबर U प्लस AT, ये बदल कर ये हो जाएगा। अब V का मान महत्तम ऊंचाई पर क्या हो चुका है, माइनस, यानी GT बराबर, यानी T बराबर U बाय G। तो वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय बराबर U बाय, जहां U प्रारंभिक वेग है और G गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 या आप 10 भी ले सकते हैं। एग्जाम में लगभग आपको 10 देता है कि 10 ले लीजिए। तो ऊपर जाने में कितना समय लगा, U बाय, ऊपर जाने में कितना समय लगा, U बाय G, GT बराबर U। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। किसी वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लगा, U बाय, अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से वस्तु को सीधे ऊपर फेंका गया, यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो महत्तम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लगेगा। बन गया, यही तो है कॉन्सेप्ट का कमाल। क्या 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से वस्तु को सीधे ऊपर फेंका गया, यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो महत्तम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लगा, कितना, 5 सेकेंड। क्यों, तो T बराबर U बाय, U कितना है, G कितना है, कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। देख रहे हैं कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पलटा देगा, पलट गया। कभी कभी क्वेश्चन पलटा देगा। वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर, नहीं, वस्तु को सीधे ऊपर फेंकने पर, वस्तु को सीधे ऊपर फेंकने पर वस्तु 4.5 सेकेंड में महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है। तो वस्तु को किस वेग से फेंका गया, G बराबर नीचे में आपका दिया रहेगा, कितना। वेरी गुड दोस्तों, सबका जवाब आ रहा है। T बराबर U बाय, T बराबर U बाय G, U बराबर 45 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों भी लगातार सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या समझे। अब यहीं अगर ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हैं, अब देखिए कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है, मुंह जबानी बना ना सबसे। यही फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़े, परीक्षा में चल गए, वहां बनेगा नहीं। झूठ मूठ को जोड़ रहे, घटा रहे, बनिए रहा है। और उसके बाद परीक्षा देकर आए, आपसे बना नहीं, ग्रेविटेशन नहीं पढ़े थे और कुछ था नहीं। मार्केट में तब हल्ला करेगा, जानता है सुनवा।
इतना भारी भारी नोमरिकल पूछा था, इतना भारी भारी नोमरिकल। ठीक है, जैसे नोमरिकल पूछेगा तुरंत कोचिंग समय स्टार्ट होगा। नोमरिकल पढ़े मात्र 200, क्या है कि ना है, तुरंत रेडी हो जाएगा। कुछ है इसमें, बस अच्छी तरह से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को रटना है। 45 मीटर पर सेकेंड, कबीर रॉय। वेरी गुड दोस्तों, कबीर रॉय। क्लियर। तो वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय t बराबर u बाय, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नहीं कि फ्री फॉल मोशन नहीं है उसी में लगा दिए t बाई u जी, गड़बड़ा जाएगा। यही में सीधे ऊपर वाली बात नहीं कहता, तब वो सिंपल सवाल होता जैसे मोशन में बनाए थे। t बराबर u बाई जी केवल फ्री फॉल मोशन में। क्लियर। अब आइए दूसरा ये समझना है, फ्री फॉल मोशन में वस्तु द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। समय तो निकल गया, u बाय जी। फ्री फॉल मोशन में वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगा समय u बाय जी। अब हमें यह जानना है कि फ्री फॉल मोशन में वस्तु कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो इसके लिए आपको सीधे ऊपर जा रहा है, और मान लीजिए आप किस वेग से फेंके, u वेग से फेंके। अब वस्तु ऊपर जा रही है तो उसके लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग 0 हो जाता है। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि घटते घटते अंत में 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब इसको ऊपर जाने वाले फ्री फॉल मोशन में कन्वर्ट कीजिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g h। बी बराबर क्या है, तो 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g h। ये इस साइड आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यानी h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g, h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। क्लियर। h बराबर यू स्क्वायर बाय, जहां u प्रारंभिक वेग है जिस वेग से आप वस्तु को ऊपर फेंके हैं, और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। क्लियर। अब इस आधार पर कैसे कैसे सवाल पूछेगा ध्यान दीजिएगा, वैसे समझने वाले अब समझ ही गए होंगे। किसी वस्तु को 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर फेंका गया गेंद कितनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। जी बराबर सवाल यह है, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर फेंका गया गेंद कितनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। अब देखिए, सीधे ऊपर मतलब फ्री फॉल, सीधे ऊपर मतलब, तो सवाल तो फ्री फॉल का है, ये पकड़ में तब आएगा जब आपको कहेगा यह बात, सीधे ऊपर या सीधे नीचे। तो h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। u का मान कितना है 40 गुना, और g का मान 10, 2 दूनी 80।
क्या सब बोले थे हो? 80 बोले थे। क्लियर हो गया। कभी कभी दे देगा उल्टा कि एक वस्तु को सीधे ऊपर फेंकने पर वो 80 मीटर की महत्तम ऊंचाई को प्राप्त किया है। एक वस्तु को सीधे ऊपर फेंकने पर वो 80 मीटर की महत्तम ऊंचाई को प्राप्त किया है। अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है तो उस वस्तु को किस वेग से फेंका गया? तो कभी पलटा देगा, कभी उल्टा देगा। लेकिन आपको याद रखना कि H बराबर यू स्क्वायर बाय 2G, H बराबर यू स्क्वायर बाय। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? तो फ्री पोल मोशन में वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय t बराबर, फ्री पोल मोशन में वस्तु द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम निकालेंगे ऊपर जाने में लगा समय, प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई। अब हम निकालेंगे फ्री फॉल मोशन में वस्तु को ऊपर जाने प्लस नीचे आने में कितना समय, ऊपर जाने और नीचे आने में कितना समय लगा। चलिए, एक का नाम है लव कुमार, 80 मीटर। आजकल ये सब नाम भी फैशन में है ना, लव कुमार, दिलबर कुमार, ठीक है, तमाम तरह के ऐसे ऐसे नाम रखे जाते। खैर आइए, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय। ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय निकालने के लिए S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब फ्री पोल मोशन में H बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। अब कहिएगा ऊपर जाते समय माइनस लिए तो यहां तो दोनों हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस से होता है, इसीलिए माइनस है। समझे कि नहीं समझे? बोर्ड मास रूल लगाए हैं, प्लस माइनस। ऊपर जाते समय जी माइनस होता था इसीलिए माइनस लेते हैं, लेकिन हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ऊपर जाकर नीचे आने में, फ्री पोल मोशन में ऊपर जाकर नीचे आने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इसके लिए S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और कन्वर्ट होगा तो H बराबर UT माइनस। अब देखिए, ऊपर जाते समय हम क्या लेते थे, नीचे आते समय प्लस माइनस, ऊपर जाकर नीचे आ रहा है इसीलिए यहाँ क्या लिए। अब देखिए, ऊपर जाकर नीचे आने पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, 0 हो चुका है कि नहीं, बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, सॉरी माइनस। इसको उठाकर इस साइड ले आए तो हाफ GT स्क्वायर बराबर TT कट गया। अब 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन हो गया तो GT बराबर T बराबर U बाई जी। क्लियर हो गया? तो ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय 2U बाय जी, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय 2U बाय जी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? वैसे नोट में भी पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे। अब फ्री पोल मोशन में, फ्री पोल मोशन में ऊपर जाने में लगा समय U बाई जी, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, इसको बड़ा T कर लेते हैं तो इसको क्या कर देते हैं,
ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय। तो फ्री फॉल मोशन में नीचे आने में वस्तु को लगा समय बराबर 2u/g माइनस u/g हो जाएगा कि नहीं। ऊपर जाने में लगा समय पहले ही निकाल चुके u/, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, तो इसका मतलब नीचे आने में लगा समय कुल समय माइनस आधा समय। तो क्या निकल गया, ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय। यानी फ्री फॉल मोशन में किसी वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। फ्री फॉल मोशन में वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। क्लियर हो गया ना। आपसे सवाल पूछ दिया, किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका गया, वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में 5 सेकंड का समय लगा है, तो वस्तु को महत्तम ऊंचाई से पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड का ही समय लगेगा। कितना का समय लगेगा? 5 सेकंड का ही समय लगेगा। फ्री फॉल मोशन में वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? किसी वस्तु को महत्तम ऊंचाई से नीचे आने पर 3 सेकंड लगा है, तो उस वस्तु को नीचे से महत्तम ऊंचाई जाने पर कितना समय लगा होगा? 3 सेकंड ही लगा होगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो फ्री फॉल मोशन में दोस्तों इतना ही जानना है, इतना ही टॉप करने के लिए काफी है दोस्तों। टॉप, कोई दिक्कत नहीं ना। और मार्केट में बहुत तरह तरह का बात बोला जाएगा, स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, वो सब कुछ नहीं होता है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा, समझे कि ना। एक एक क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा, वो भी हमारे नोट का, समझे कि नहीं समझे। हाँ, नहीं बहुत जगह दे देगा, ग्रेविटेशनल में देगा 20 क्वेश्चन, कहेगा ये चुनौता क्वेश्चन है दोस्त। VVI है, VVI। हाँ, अब उसमें जो है 2 गो आ जाएगा और आपको जो है ताली बजवा देगा, 2 तो आ गया। अब पता चला कि आधा नंबर से मेरिट लिस्ट गिर गया क्या। चलिए दोस्तों, फ्री फॉल मोशन क्लियर हो चुका है। अब हमें समझना है किसको? भार। वेट, भार, भार, वेट। भार क्या है? भार क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? वेट कहते। किसी भी वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्व बल लगाती है और उस गुरुत्व बल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है। यही गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के संदर्भ में उसे गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो एक वस्तु का भार, एक वस्तु का भार, एक वस्तु का भार, एक वस्तु का भार क्या है? तो एक वस्तु का भार वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल है। लगाया गया गुरुत्व बल है।
एक वस्तु का भार क्या है? वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व। न्यूटन के अनुसार बल बराबर क्या होता है? लेकिन पृथ्वी जब गुरुत्व बल लगाती है तो एक जगह क्या लिखते हैं? तो इसका मतलब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गुरुत्व बल, यानी किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। तो एक वस्तु के भार उस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल है। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण लगता है उसे क्या कहते हैं? इसीलिए ए नहीं लिखकर यहां क्या लिखेंगे? यानी किसी वस्तु का भार बराबर क्या होता है? mg होता है। यानी m द्रव्यमान है, m क्या है? g के बारे में तो आप सब कुछ जानेंगे। क्लियर हो गया? बात समझ गए? एक वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल है और उस वस्तु का भार किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक वस्तु का भार किसके बराबर होता है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा वस्तु के द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास, और वस्तु के भार के बीच के अंतर को समझ लेते हैं। भार तो आप समझ ही गए हैं, द्रव्यमान तो आप समझ ले हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वही समझते हैं। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्य की क्या होता है? माप होता है। द्रव्य का मतलब परमाणु। एक वस्तु का द्रव्यमान एक वस्तु का द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित कुल परमाणुओं का भार है। द्रव्यमान है द्रव्य की माप, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं केजी। जबकि वस्तु का जो भार है वस्तु पर लगा गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल है, स्वाभाविक बल है, तो किसमें मापेंगे? न्यूटन। तो द्रव्यमान वस्तु के द्रव्य की माप है, यानी कि वस्तु के परमाणुओं का माप है। क्या? द्रव्यमान। लेकिन भार वस्तु पर लगा गुरुत्व बल है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? लेकिन चूंकि भार बल है तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। दूसरा, द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? चूंकि भार बल है तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। भार क्या है? सदिश राशि है। यानी द्रव्यमान में केवल परिमाण है, दिशा, इसीलिए द्रव्यमान क्या है? चूंकि भार बल है और बल हम जानते हैं कैसी राशि है? बल सदिश राशि है और भार भी एक प्रकार का बल ही है, तो भार भी क्या होगा? तो द्रव्यमान कैसी राशि? लेकिन भार सदिश राशि। द्रव्यमान को हमेशा दंड तुला के माध्यम से तौला जाता है। किसके माध्यम से? दंड तुला के माध्यम से। इसे कहते हैं दंड तुला। क्लियर? जबकि दंड तुला से भार का मापन संभव। भार का मापन के लिए कमानीदार तुला की इस्तेमाल पड़ता है। किसकी? कमानीदार तुला का इस्तेमाल पड़ता है। और कमानीदार तुला से भार द्रव्यमान दोनों का मापन हो सकता है। कमानीदार तुला से द्रव्यमान के साथ साथ किसका मापन होगा? क्योंकि भार में द्रव्यमान भी शामिल है ना। भार बराबर क्या होता है? कमानीदार तुला भार तोलेगा तो m का भी मान तो हम जानिए जाएंगे, क्योंकि g का मान तो हर जगह बराबर ही होगा। मतलब औसतन तो बराबर ही होता है।
दंड तुला से आप केवल क्या माप सकते हैं? दंड तुला से भार को मापा, भार को किससे मापा जाता है? कमानीदार तुला। देखे है कि ना? भार को किससे मापा जाता है? कमानीदार तुला से। और कमानीदार तुला से चूंकि भार को मापा जाता है और भार में दरमान भी, तो इस तुला के द्वारा हम दरमान को भी काउंट कर सकते हैं और भार को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इस तुला के द्वारा केवल। क्लियर? तो दरमान क्या है? द्रव की माप है, जबकि भार क्या है? गुरुत्व बल। दरमान का मात्रक क्या है? भार का मात्रक। दरमान कैसी राशि? जबकि भार। दरमान को, भार को कमानीदार तुला से, भार को कमानीदार तुला से। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि स्थान बदलने से दरमान नहीं बदलता है। आप 1 किलो प्याज को चंद्रमा पर ले जाइए, वहां भी 1 किलो रहेगा। समझे कि नहीं समझे? मंगल ग्रह पर ले जाइए, 1 किलो प्याज 1 किलो रहेगा। दरमान आप ब्रह्मांड में कहीं पर चले जाइए बदलेगा नहीं, लेकिन भार बदल जाएगा। भार में चूंकि क्या है, और हम जानते हैं कि जी पृथ्वी के ऊपर जाने से, नीचे जाने से, ध्रुव पर जाने से, विषुवत रेखा पर जाने से क्या होता है? बदल जाता है। तो जहां जी का मान बदलेगा वहां उसका भार भी क्या होगा? तो वस्तु का भार परिवर्तनशील होते हैं जी के कारण, लेकिन दरमान परिवर्तनशील नहीं होते। एक बार दरमान और भार के बीच के अंतर को आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तो जितनी बात बताए हैं उतनी बात आप समझे हैं कि नहीं? ए मोबाइल कौन चला रहा है जी? नहीं, पढ़ रहा है। हमारे क्लास में बाबू सिस्टम में रहना पड़ेगा, सिस्टम में। हल्ला क्या कर देते हैं? और पढ़ाई के लिए तो इतना त्याग कर ही नहीं सकते आप, या नौकरी के लिए इतना त्याग तो करना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन में जो नौकरी का लक्ष्य बना है, ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य है? ये मैट्रिक इंटर वाला कोचिंग नहीं ना है कि बैग झुलाते हुए आ गए और बाद में 2nd डिवीजन कर जाइएगा। ये वो नहीं है दोस्तों। बहुत ऐसे ऐसे बैग झुला कर आता, लगता है कि मैट्रिक इंटर का परीक्षा देगा। आप जो लक्ष्य बनाए हैं दोस्तों नौकरी करने का, वो लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए बहुत बड़े त्याग और समर्पण की जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नौकरी होगा तो वो आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। उसका चर्चा गांव समाज से लेकर पूरे पंचायत ब्लॉक में होगा। होगा कि नहीं होगा? अल्लाह करी। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप में त्याग और समर्पण की भावना कूट कूट कर नहीं भरी होगी, तो दोस्तों हम भी बहुत तैयारी किए थे, नहीं हुआ नौकरी। बता रहे हैं, बहुत तैयारी किए, बाद में पढ़ाने लगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हल्का सा भी भटकाव अगर आप में आएगा तो आपका स्थान कोई दूसरा ले लेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप घूम रहे होते हैं उस समय भी कई लोग दरवाजे बंद कर पढ़ रहे होते। जब आपको नींद आ रहा होता है उस समय भी कोई रट रहा होता है। मिलिए दोस्तों, अगले क्लास में चर्चा करेंगे हम अगले टॉपिक का। चंद्रमा पर 1/6 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से काफी कम है, इसीलिए किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है।
क्या? एक बट्टे छो होता है जी का मान 1/6 होगा तब ना भार 1/6 होगा, क्योंकि द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। डेली टेस्ट कब से होगा अच्छा बताते हैं दोस्तों। ये दरोगा का एग्जाम का डेट आने से प्रेशर कुछ ज्यादा हो गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। कल से रोशन सर का क्लास होगा, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। बंद कीजिए क्लास को। बंद कर दिए, करिए बंद क्लास को। ए निकलिए, कब